यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले अपन ने एक महाभारत वाला क्वेश्चन किया था जो बहुत ही बड़ा था करके, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़े कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। नहीं तो आप डर जाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ में करा लिया। तो दिखने में तो कितना छोटा था ना, दिखने में तो कितना छोटा था, बट था कितना बड़ा करके, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा फास्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए सब लोग, और साथ साथ में ही करोगे मेरे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले एक बार रीड करेंगे, ढंग से रीड करेंगे, ठीक है। डॉक्टर निरंजना, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स, इज रनिंग अ क्लिनिक। तो एक बात बताना, यहां पे एक डॉक्टर है जिसका नाम है निरंजना, और निरंजना 60 ईयर्स की है और रनिंग अ क्लिनिक। तो यहां पे पता चलता है सीनियर सिटीजन है। Her income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 are as under। तो यहां पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ठीक है। अब एक बात समझना, क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस है। उनको कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस ये मिला 58,85,000 एंड 850। इनकम टैक्स रिफंड है। इनकम टैक्स रिफंड है, उसमें क्या है कि आपका 5,000 का इनकम टैक्स रिफंड है और 450 उसका इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट है। एक बात बताऊं, जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो क्या इनकम टैक्स अलाउ होता है? आंसर इज नो। जब आप पे करोगे तो इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता। तो इनकम टैक्स का रिफंड क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट है ना 450 का, ये 450 का इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये 450 का जो इंटरेस्ट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई से जो आपको यूनिट से कुछ डिविडेंड मिला है, ये तुम्हारे आईएफओएस में जाएगा। कहां पे जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन द टीवी, नेट ऑफ टीडीएस 15,000, नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 15,000, 35,000 मिला, तो मैं बोलूं 50,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप आईएफओएस में कितना लेके जाएंगे? 50,000 है वो आप आईएफओएस में लेके जाएंगे, क्योंकि 35,000 मिला। इसको डिवाइड बाय, ये 70% के लिए, तो 100% के लिए इनकम कितनी होगी? तो आप इसको, ये नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है 15,000, तो आप टीडीएस तो ऑब्वियसली आपकी इनकम होती है, तो आप उसको जोड़ दोगे और आपका टोटल हो जाएगा कितना? 35,000। अब एक बात समझना, क्रेडिट साइड में इन्होंने एक रेंट भी दे रखा है। अब ये रेंट किस चीज का है अपन देखेंगे, ये रेंट किस चीज का है करके, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड पे चलते हैं। डेबिट साइड में देखिए, मेडिकल कंज्यूम दे रखी है। मिस जो डॉक्टर है तो ऑब्वियसली दवाई वगैरह यूज होती होगी, तो ये दवाई का खर्चा है। स्टाफ की सैलरी दे रखी है। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स दे रखा है। रेंट पेड दे रखा है। अभी रेंट किस चीज का है आगे एडजस्टमेंट में पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखा है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। तो आपने क्या किया, कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है जो अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 35, उसको कुछ डोनेशन दिया है, तो कोई बात नहीं, 100% डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35 में। जब आप अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को कोई डोनेशन देते हो तो आपको 35 में डिडक्शन मिलता है। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,40,400, तो 4,40,400 है, ये आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है करके, ठीक है। चलिए अब आगे क्या दे रखा है, अब यहां पे एक 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 चीज समझते हैं। रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स द रेंट ऑफ हर रेसिडेंशियल हाउस इन द सूरत। अब एक बात बताओ, ये जो रेंट पेड है ना, यहां पे रेंट पेड 90,000 दे रखा है, बट इस 90,000 में से आपका 30,000 का रेंट ऐसा है जो आपके घर के लिए पे किया है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है? क्या आंसर इज नो। तो ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो 30,000 का आपका जो रेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा करके, ठीक है। उसके बाद में क्लिनिक इक्विपमेंट आर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है। क्या लाइक ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्लिनिक इक्विपमेंट्स की 5 लाख थी करके, ठीक है। एंड 7/12/2021 को एक्वायर्ड कॉस्ट बाय चेक, चेक से खरीदा 2 लाख का, तो इस पे आपको डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। अब आप समझिए, डेबिट में कहीं डेप्रीशिएशन दिया नहीं है, तो अपन डेप्रीशिएशन क्या करेंगे? लेस कर देंगे। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीशिएशन लेस करेंगे बिजनेस के लिए। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखे हैं ये लोग। रेंट रिसीव्ड रिलेट टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत। सूरत में एक प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड रेंट रिसीव हुआ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 है। The municipal taxes 2,000 paid in the December 2021 has been included in the administrative expenses। अब एक बात बताइए, यहां पे जो है ना, आपके क्रेडिट साइड में जो ये रेंट डाला हुआ है ना 27,000, पहली चीज तो ये रेंट आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है।
तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, तो मैं ये बताऊं ये आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, इससे रिलेटेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 27,000 ही है करके, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है वो आपका 2,000 है। और दिसंबर में पे किया था वो आपने ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो यहाँ पीएनडल के डेबिट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये 2,000 डाला है वो गलत डाला है, वो मैं डिसअलाउड कर दूंगा, वापस से एड बैक करूंगा। कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सॉल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद शी रिसीव्ड द सैलरी ऑफ 7,000 पर मंथ फ्रॉम द फुल क्योर हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में वो काम करती है, वहां से उसको सैलरी मिल रही है। विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, वो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। तो ये सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में जाएगी। तो यहाँ देखिए सैलरी हेड भी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस तो दिख ही रहा है आपको करके, ठीक है। और आईएफओएस भी दिख ही रहा है, क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई विनिंग जो है एज वेल एज इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट है वो आईएफओएस में जाएगा। तो आपको आईएफओएस भी दिख रहा है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, डॉक्टर निरंजना अवेल अ लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम द बैंक फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। तो डॉटर के हायर एजुकेशन के लिए 5,50,000 का लोन लिया है। शी रिपेड द प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज 55,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। तो एक बात बताओ, यहां पे बेटा इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, और एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं, आपको याद आया 80E में इसका डिडक्शन मिलता है। जो एजुकेशन लोन है, मैंने ई से बोला था, ई फॉर एजुकेशन याद रखना, और एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है उसका आपको 80E में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद शी पेड द 1 लाख एज अ ट्यूशन फीस, नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस और डोनेशन नहीं है, ये ट्यूशन फीस है, टू द यूनिवर्सिटी फॉर द फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। अब एक बात बताइए, डॉटर के एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस पे किया, तो मैंने बोला ट्यूशन फीस का डिडक्शन आपको कहां पे मिलता है, 80C में मिलता है। मैक्सिमम आप 2 बच्चों के लिए फुल टाइम एजुकेशन के लिए ले सकते हो, तो यहाँ पे फुल टाइम एजुकेशन है और इंडिया में एजुकेशन होना चाहिए, तो एजुकेशन के लिए जो ट्यूशन फीस पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। उसके बाद an amount of 28,000 has also been paid by check on 27 March 2022 फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये मेडिक्लेम पे किया, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 80D में डिडक्शन लोगे। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 25,000, लेकिन बेटा ये सीनियर सिटीजन है। तो जब ये सीनियर सिटीजन है तो मैं बोलूं आपका पूरा 28,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 50,000 की होती है। तो जब 50,000 की लिमिट होती है और यहां पे 28,000 पे किया है, पूरा ही डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन from the above, compute the total income of Srimati Niranjana for the assessment year 20 to 23 under the regular provision of income tax act 1961, assuming that she has not opted for to pay tax under section 115 BSc। देखिए मना कर रखा है कि 115 BSc में वो टैक्स नहीं भरना चाहती, वो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से जाना चाहती है। तो आप बताइए नॉर्मल टैक्स कैसा आएगा। तो अब एक बात समझना, आप एक एक हेड चालू करोगे, एक एक हेड है वो आप चालू करोगे, और आप कैसे करेंगे, जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी फॉर्मेट में। तो आप एक काम करिए, पहले तो आप 2 पेज के लिए 2 पेजेस पे आप ड्रॉ कर लीजिए 2 लाइन करके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर आपका जो भी रहे वो आप लिख लीजिएगा, और इसका नाम है डॉक्टर श्रीमती निरंजना। निरंजना प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, आपको टोटल इनकम निकालना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम निकालने के लिए आपका एक पर्टिकुलर कॉलम, 2 अमाउंट कॉलम, 2 पेज तक ले लीजिए आप। चलिए चालू करेंगे हम, तो एक एक हेड का इनकम निकालना चालू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये रुपीस का साइन, ये भी रुपीस का साइन, और ये तुम्हारा पर्टिकुलर। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, क्योंकि वो काम करती है किसी क्लिनिक में।
आपको दे रखा है, तो लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी दे रखी है, देखिए कितना दे रखी है 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए तो आपका सैलरी का इनकम आ गया 90,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आपका 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, तो मैं बोलूं आपकी सैलरी की इनकम आ गई 40,000, आपकी सैलरी की इनकम आ गई 40,000। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि आपकी सैलरी की इनकम आ गई। ठीक है, अब अपन चालू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, अब अपन चालू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि उसको एक रेंट मिला है 27,000 का, उसने पीएनडल के क्रेडिट में डाला है गधे ने, वो तो पीएनडल के क्रेडिट में तो जाना ही नहीं चाहिए, वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है। तो लिखिए हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब एक बात समझिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधा ही दे रखा है इन्होंने, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको दे रखा है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 है। बुक में देखो ना म्युनिसिपल टैक्स पे कितना किया है उसने, उसने म्युनिसिपल टैक्स पे कितना किया है 2,000 पे किया है, तो वो लेस कर देंगे, तो लेस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 2,000, तो आपका एनएवी कितना आ गया 25,000, इसमें से लेस करिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और दो चीजें, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बात बताइए आप, यहां पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा तो 7,500 यह आया, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं है, तो 17,500 है, यह आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम आ गया। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में, तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं होगा। तो चलिए अब अपन चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिजनेस की इनकम, यहां पे दिक्कत आएगा, यहां पे एड लेस डिसअलाउड वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी, तो हम चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक बात बताइए, मैंने बोला था आपको कि देखो दो मेथड होती है पीजीबीपी की इनकम निकालने की, एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है इनडायरेक्ट। आपको कैसे याद रखना है, जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है ना, तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करने का, रिसिप्ट में से इनकम इनकम ले लो और खर्चे खर्चे लेस कर दो, आप पीजीबीपी का इनकम निकल जाएगा। मींस 28 और 41 सेक्शन के हिसाब से जो इनकम आती है वो ले लीजिए, उसमें से खर्चे लेस कर दीजिए, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। दैट इज डायरेक्ट मेथड, ये तब यूज करने का जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा हो। लेकिन जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है या पीएनडल दे रखा है, तो आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हो। मींस आप पहले नेट प्रॉफिट से चालू करिए और फिर उसमें कुछ डिसअलाउड करिए करके, ठीक है, कुछ ऐड करिए कुछ लेस करिए, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, इस एग्जांपल में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो हम चालू किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट से करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से 4,40,000 और 400 आपका प्रॉफिट दे रखा है। अब आप इसमें ऐड क्या करेंगे, मैंने पीजीबीपी के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कराए थे, तब बोला था ऐड में आपको क्या लिखने का, डिसअलाउड या स्लैश करके लिखने का आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। अब एक बात बताइए, इसके बाद कुछ लाइन छोड़ के आप लिख लीजिए लेस करके, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए यहां पे, लेस में लिखिए अलाउड स्लैश करके लिखिए आइटम कंसिडर सेपरेटली। अब एक बात बताइए, ये आपने एडलेस लिख लिया, अब आपको सबसे पहले मैंने बोला था आप पीएनडल को निहारिए
कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने दे रखा है पहले उसको निहारिए अच्छे से करके, ठीक है। तो चलो अपन निहारते हैं और क्या क्या गलतियां है वो अपन पहले उसकी सुधार देते हैं, जो जो गलतियां है वो अपन सुधार देते हैं। पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, ये क्रेडिट साइड में जो डाल रखा है इनकम टैक्स का रिफंड, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स में, और उसका इंटरेस्ट जो मिला है वो तो आईएफओएस में जाएगा। जब इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता तो रिफंड मिलेगा तो थोड़ी टैक्सेबल होगा। तो इनकम टैक्स रिफंड है वो टैक्सेबल नहीं है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को आपको आईएफओएस में ले जाना पड़ेगा, तो इसको हटाना है। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो विनिंग का इनकम दे रखा है इसको आपको हटाना पड़ेगा, एज वेल एज द ये इनकम को भी आपको हटाना पड़ेगा। मैं बोलूं ये चारों इनकम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल ही नहीं है बिजनेस में, और इंटरेस्ट है वो आईएफओएस में टैक्सेबल है, तो इसको पूरा यहां से हटाइए। डिविडेंड है वो आईएफओएस में जाएगा, ये भी आईएफओएस में जाएगा, ये भी आईएफओएस में जाएगा, सॉरी रेंट हाउस प्रॉपर्टी में गया। तो इन चारों को आपको यहां से हटाना है, तो चारों को हटाना है। एक बात बताइए, क्रेडिट साइड में डाला है जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अगर मैं जैसे ही इनको हटाऊंगा मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। तो ये चारों आइटम मैं लेस में लिख रहा हूं, देखिए। तो चलिए मैं लेस में लिख रहा हूं, लेस में आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो। लेस में लिखिए, एक तो तुम्हारा इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड एंड उसका इंटरेस्ट कितना है, 5450, पूरा हटाओ बिजनेस से। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई यूनिट्स कितना है, 10,500। उसके बाद आपका विनिंग फ्रॉम गेम शो, 35,000 आपने क्रेडिट में डाला हुआ है, हटा दो वहां से। उसके बाद रेंट रिसिव्ड, ये अलाउड सब नहीं है, ये आइटम कंसिडर सेपरेटली है, इसलिए मैं स्लैश करके लिखता हूं आइटम कंसिडर सेपरेटली, मतलब ये सेपरेटली कंसिडर होगी दूसरे हेड में करके, ठीक है। तो रेंट रिसिव्ड आपका कितना है, 27,000। चलिए डन। तो चारों चीजें मैंने लेस कर दी क्योंकि ये बिजनेस की इनकम थी नहीं करके, बिजनेस से मैंने हटा। उसके बाद आप चलिए वापस पी एंडल पे, और पी एंडल को निहारिए। तो पी एंडल को निहारने में मुझे देखो, मेडिकल कंज्यूम में कोई दिक्कत नहीं लग रही, स्टाफ सैलरी में, क्लिनिक कंज्यूमेबल, रेंट पेड में कोई दिक्कत नहीं, अगर एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च 100% डिडक्शन मिलता है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब अपन एक एक एडजस्टमेंट लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट ये बोलता है कि रेंट पेड जो 90,000 है ना, इसमें 30,000 वो वाला है जो आपके घर का रेंट है, मीन्स आप रहते हो उसका घर का रेंट है। तो मुझे एक बात बताइए, जिस घर में आप रहते हो उसका जो रेंट है, जिस घर में आप रहते हो उसका जो रेंट है, तो ये तो तुम्हारे डिसअलाउड होना चाहिए। ये कौन सा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये कौन सा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो आपने पीएनडल के डेबिट में रेंट 90,000 डाला हुआ है, इसमें से 30 में हटाऊंगा तो आपका 30 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, और उसके बाद ये डेप्रीशिएशन का डिटेल है, उससे हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं ऐड कर रहा हूं रेंट वाला। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ऐड में लेके जा रहा हूं मैं क्या, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस, कितना, 30,000, जो पी एंडल के डेबिट में डाला है पागल लोगों ने, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन लोग, पहले एक डेप्रीशिएशन वाला काम कर लेते हैं। तो डेप्रीशिएशन के लिए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। अब एक बात समझना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक, आपके ब्लॉक का ओपनिंग WDV 5 लाख है, और इस साल आपने एक असेट एक्वायर की है। हाँ भाई, असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2 लाख की एक्वायर की है। अब एक बात बताओ, वो 2 लाख की कब एक्वायर की, आप डेट देखिए। 2 लाख की आपने एक्वायर की है 7 दिसंबर 2021। तो मैं बोलूं हाफ रेट से मिलेगा, इस पे हाफ रेट पे मिलेगा। तो आपका
यहां पे मैं ऐसे ही लिख लूं, यूज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो यहां पे लिख लेता हूं यूज्ड लेस देन 180 डेज वाला है। तो आपका टोटल कितना हो गया? 7 लाख। अब इसमें से कोई सेल तो है नहीं, सेल वैल्यू कोई सेल तो है नहीं, तो यही तुम्हारा आ गया WDV फॉर डेप्रीशिएशन 7 लाख। अब आप 7 लाख पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे तो WDV फॉर डेप्रीशिएशन है वो आपका 7 लाख है। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो तुम्हारा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला, लेस देन 180 डेज, और एक तुम्हारा बैलेंस वाला। अब एक बात बताओ, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला 2 लाख है, इस पे हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा, इक्विपमेंट है तो कुछ नहीं दे रखा, 15% डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो 7.5% इस पे आएगा तो कितना, 15,000 आ जाएगा। और बैलेंस कितना बचा, 5 लाख। तो 5 लाख पे आपका 15% कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 75,000 एंड 15,000, तो 75 और 15 कम्स टू द आपका कितना, 90,000। तो आपका जो डेप्रीशिएशन है वो आपका 90,000 हो जाएगा। तो माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड इज 90,000। तो आपका क्लोजिंग WDV आ जाएगा ब्लॉक का क्लोजिंग WDV 6,10,000। पॉज करके कॉपी करिए फटाफट। अब एक बात समझिए, ये 6,10,000 आया, डेप्रीशिएशन अभी तक कहीं लिया ही नहीं है P&L के डेबिट में, तो डेप्रीशिएशन ले लेंगे, तो ये अलाउ होता है डेप्रीशिएशन, तो लेस कर देंगे हम। तो लेस में लिखेंगे डेप्रीशिएशन एज पर सेक्शन 32। तो 32 के हिसाब से आपका जो डेप्रीशिएशन है वो कितना आता है, तो 32 के हिसाब से आप डेप्रीशिएशन देखेंगे तो आपका डेप्रीशिएशन 90,000 आया। तो 90,000 डेप्रीशिएशन को आप लेस कर दीजिए। अब आप चलिए एडजस्टमेंट पे, अब आप चलिए और एडजस्टमेंट पे, अब एक 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 एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा हो गया। अब एक बात बताओ, तीसरा जो रेंट रिसीव वाला वो हाउस प्रॉपर्टी में ले गए, 7,500 वाला वो सैलरी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब हो चुका है। हायर एजुकेशन वाला जो लोन है उसका अपन कहाँ ATE ले लेंगे, इसका ATC ले लेंगे, और आपका इसका जो है वो आपका क्या बोलते हैं, इसका ATD मिलेगा। लेकिन इसमें एक और चीज समझना, ऊपर है ना एक तीसरा पॉइंट, वापस देखिए, तीसरा पॉइंट आप वापस देखिए, उसमें क्या दे रखा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो 27,000 है, म्युनिसिपल टैक्सेस 2,000 था, जो कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया है। मिस P&L के डेबिट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, इसमें 2,000 डाल दिया है, जो म्युनिसिपल टैक्स है, जो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होता है। यहां बिजनेस में तो अलाउ नहीं होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होगा। तो मैं बताऊं P&L के डेबिट में डाला हुआ है, इसको जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप ऐड कर लीजिए 2,000 को। तो मैं 2,000 को ऐड करने जा रहा हूं। तो देखिए ऐड में मैं लिख रहा हूं, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस। कितना, 2,000। बस आपके सब PGBP के एडजस्टमेंट हो गए। ऐड वाले को ऐड करो, लेस वाले को लेस करो, और निकालो आप अपना PGBP का इनकम। तो कैसे निकालेंगे यहां पे PGBP का इनकम, तो देखिए ये तो तुम्हारा 32,000 आया, तो ये तुम्हारा 32,000 आया। अब इसमें ऐड कर दिया तो 400 टू 470 टू 400 हुआ। हाँ भाई, लेस वाला ऐड करिए, 5450 प्लस 10,500 प्लस 35,000 एंड प्लस 27,000 एंड प्लस 90,000। सो इट्स कम्स टू द 167,950। तो 167,950 को आप लेस कर दीजिए इसमें से, किस में से, 472 400, तो आपको मिल जाएगा 3,04,450। ये आपका PGBP का इनकम आ गया
इसके साथ में आप एक काम करिए, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिससे आपको पता रहेगा आपका पीजीपीपी का इनकम कैलकुलेट हो गया। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, कैपिटल गेन तो है नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे चलेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा? एक तो तुम्हारा वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। हाँ भाई, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहां जाएगा, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, बट इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल होगा आईएफओएस में। कितना है? 450। उसके बाद दूसरा डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, और डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है? 10,500। उसके बाद आपका विनिंग फ्रॉम गेम शो। अब एक बात बताइए, विनिंग फ्रॉम गेम शो है ना, वो आपका 35,000 नेट दे रखा है, बट इसमें टीडीएस भी तो कटा है, तो टीडीएस जो कटता है वो भी तो आपकी इनकम होती है। तो ऐड 15,000 आपका टीडीएस अमाउंट, तो मैं बोलूँ 50,000 रुपया है ये, ठीक है। ये तीन ही इनकम है और कोई है नहीं, तो आपका 50 और 60,950 आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, जितने भी हेड है उन सबकी टोटल लगा लीजिए। इट इज कॉल योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक बात समझना, ग्रॉस टोटल इनकम आप कैसे निकालेंगे? 3,04,000 पहले 60,950 प्लस 3,04,450 प्लस 17,500 प्लस 40,000, तो आपका कितना आता है? 422,900। तो लिखिए 422,900 माइनस करिए डिडक्शन, तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और एक तो आपका एटीसी में आएगा, एटीसी, एटीसी में क्या? ट्यूशन फीस फॉर डॉटर, डॉटर कितना है? 1 लाख का पूरा एटीसी में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80D में आएगा, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 28,000 पूरा ले लीजिए। और उसके बाद 80 आपका ई में आएगा, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन कितना है? 55,000। सो 55 यहां पे आपका 1,55,000 प्लस 28,000, इट्स 183। तो 183 ले लीजिए। अब आपका ये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम, एनटीआई, या जिसको आप टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। तो 183 माइनस 422,900, इट्स कम्स टू 239,900। अब एक बात बताओ, टैक्स निकालने को बोला नहीं था, अगर बोला भी होता तो कोई टैक्स नहीं आता, क्योंकि 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन, सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख आपका क्या होता? बेसिक एग्जाम्पशन होता। डन, बोलिए डन, बोलिए डन। चलिए ये हो गया हो, तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हो गया हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। छोटू सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। अब इसमें ना उस वाले क्वेश्चन में वो नोट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दिया, दैट इज अलाउड एज 100% डिडक्शन, एंड सिंस पीएनडल के डेबिट में 100% डाल रखा है तो फिर और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसा चाहो तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए सब लोग।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस, बिजनेस करता है बंदा। An analysis of his trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 reveal the following information, मीन्स उसका P&L देखने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। नेट प्रॉफिट 11,20,000 दे रखा है, तो यहां भी नेट प्रॉफिट दे रखा है, मीन्स आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करोगे और नेट प्रॉफिट से आप चालू करोगे पीजीबीपी का इनकम। अब समझिए आगे क्या दे रखा है। द फॉलोइंग इनकम वर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाली इनकम आपने P&L के क्रेडिट में डाली है। कौन कौन सी? डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड विनिंग फ्रॉम रिसोर्सेज। मैं आपको एक बात बोलूं, ये तीनों आपके आईएफओएस में जाएगी। ये तीनों इनकम जो है, देखो डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो भी आपके अदर सोर्सेज में जाता है, एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज या रेसेज है वो भी अदर सोर्सेज में जाता है। तो मैं बताऊं ये तीनों इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो बिजनेस का इनकम निकालते टाइम मैं इसको लेस करूंगा, क्योंकि ये P&L के क्रेडिट में डाली है, जो कि आईएफओएस का पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। तो जब P&L आप सोचो दिमाग में, तो उधर डाली है, तो इसको मैं हटाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा देखिए। It was found that some stock were omitted to be included in both the opening and closing stock, the value of which were opening stock 8,000, closing stock 12,000। ये पता चला कि कुछ स्टॉक ऐसा था जो ओमिट हो गया था, मींस ना तो आपने ओपनिंग स्टॉक में डाला ना क्लोजिंग स्टॉक में डाला, तो अभी आप डाल दीजिए। एक बात बताओ, अगर आप ओपनिंग स्टॉक डालोगे तो ओपनिंग स्टॉक जैसे ही डाला प्रॉफिट कम होगा, मींस इसको आपको लेस करना है, और जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक डालोगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको आपको क्या करना है? प्रॉफिट में ऐड करना है। तो मैं बताऊं, आप इसको क्या करोगे? लेस करोगे और इसको आप ऐड करोगे स्टॉक एडजस्टमेंट के नाम से। नेक्स्ट पार्ट, रुपीज 1 lakh was debited in profit and loss account being contribution to university approved and notified under section 35(1)(2)। अब ये 35(1)(2) क्या होता है कि भैया साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी यूनिवर्सिटी को, वहां पे था ना राहुल आईसीयू, रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। तो आपने ये 1 लाख ऑलरेडी डेबिट में डाला हुआ है, 1 लाख जो है वो 100% आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, ऑलरेडी P&L के डेबिट में डाला हुआ है। तो मैं बताऊं इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर, नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100% ऑलरेडी डाला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, सैलरी इंक्लूड 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट 2,500। भाई को सैलरी दिया जो 20,000 है, लेकिन उसमें 2,500 अनरीजनेबल है, तो मैं बोलूं 2,500 आप डिसअलाउड कर लो। तो 2,500 को आप क्या करोगे? डिसअलाउड करोगे, मींस एड बैक कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट कॉस्टिंग 1,000 पर पैकेट प्रेजेंटेड टू द इंपोर्टेंट कस्टमर। आपने इंपोर्टेंट कस्टमर को आपने कुछ गिफ्ट किए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप कस्टमर्स को वगैरह गिफ्ट करते हैं तो क्या ये अलाउ होना चाहिए या नहीं? आंसर इज यस। इसमें क्या दिक्कत है? आपने कस्टमर्स को गिफ्ट किया है तो ऑब्वियसली ये अलाउ होना चाहिए। क्या दिक्कत है? मैंने बोला था एम्प्लॉय को गिफ्ट करते हो, कस्टमर को गिफ्ट करते हो, तो गिफ्ट वगैरह है वो आपका अलाउ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें मैंने बोला था कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां है ना, वो डॉक्टर को फ्रीबीज वगैरह नहीं दे सकती, ठीक है, वो इलीगल है। बट नॉर्मली आप अपने कस्टमर को वगैरह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका भी आपको कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, नो इफेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कार वॉज 78,000। भाई टोटल एक्सपेंडिचर है वो कार का 78,000 था। द कार वॉज यूज बोथ फॉर द बिजनेस एंड पर्सनल पर्पज, 3/4 इज फॉर द बिजनेस पर्पज। तो आप मुझे एक बात बताइए, कार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका वो 78,000 है। अब कार का एक्सपेंडिचर आपका 78,000 है, और वो जो कार है ना, वो कार आपकी लाइक 3/4 है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, तो मैं बोलूं 1/4 आपके पर्सनल के लिए यूज हो रही होगी, तो ये खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये जो खर्चा है ये आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद miscellaneous expenses include 30,000 paid to the A& company, a goods transport operator, in cash on 31st January 2022 for distribution of the company's product to the whole warehouse। एक बात बताइए, आप कैश में 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कैश में 10,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आपने कैश में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा करके, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक चीज समझना,
जब आप कैश में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि जब आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 हो जाती है, और यहां पे आपने पेमेंट 30,000 किया तो ये अलाउ होगा, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मींस आई कैन से दैट द नो इफेक्ट, इसका कोई भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 55,000 है, एंड एज पर आपका इनकम टैक्स है वो 50,000 है। तो मुझे एक बात बताइए, डेबिट 55,000 किया हुआ है, उसको डिसअलाउड कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए क्योंकि गलत है, और अलाउ कितना होना चाहिए 50,000, वो आप लेस कर दीजिए करके, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉइंग आपने पीएनडल के डेबिट में डाला है, जो ड्रॉइंग है ये ड्रॉइंग आपने पीएनडल के डेबिट में डाला है, ये ड्रॉइंग पीएनडल के डेबिट में डाला है, थोड़ी अलाउ होता है, ड्रॉइंग थोड़ी अलाउ होता है करके, ठीक है, तो उसको डिसअलाउड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन द एनएससी, ये भी आपका अलाउ होता नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी अलाउ थोड़ी होता है, उसका तो आप क्या करेंगे, एटीसी में अगर डिडक्शन मिलता है तो वो ले लेंगे, एटीसी का डिडक्शन मिलता है एनएससी पे। आपसे पूछा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी, 115 बीएससी वो नहीं ले रहा है करके, ठीक है। तो चलिए इसमें एक चीज समझना आप लोग, यहां पे आपको एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पे आपका बिजनेस का इनकम है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी का इनकम तो है नहीं। सो इफ यू डोंट हैव द हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी इनकम तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सीधा बिजनेस से ही चालू करते हैं। तो आ जाइए सब लोग, बिजनेस से चालू करेंगे और अदर सोर्सेज की इनकम है बस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर जो भी है वो लिख लीजिए। मिस्टर वाई प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए आप एक काम करिए, एक 1.5 पेज का फॉर्मेट बना दीजिए। मैं इसमें 1 पेज का बनाता हूँ, मेरे को लगता है मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी, थोड़ा ज़्यादा बना लेता हूँ, ले कौन सा इसमें पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो चलो 2 कॉलम आपके अमाउंट के और एक पर्टिकुलर का। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ये एजम्पशन रहेगा कि जो ड्राइंग वगैरह जो दे रखा है वो सब पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है, ठीक है। एक बात समझना, इस क्वेश्चन में ये जो भी दे रखे हैं पॉइंट करके, ठीक है, ये यहां से जो पॉइंट है ना, इसको एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्चुअली ये अलग तरीके से दे रखा था, मैंने जो है ना इसको थोड़ा अलग बना दिया। आप इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे सर ये कहाँ दे रखा है, ये ड्राइंग पीएनडल के डेबिट में डाला हुआ है। तो मैं बताऊं इसमें था कैसे, आप यहां पे लिख लीजिए, ड्राइंग में लिख लीजिए डेबिटेड टू पीएनडल, और इसमें भी लिख लीजिए डेबिटेड टू पीएनडल, पीएनडल में डाल रखा है तो इसके लिए मुझे डिसअलाउड करने पड़ेंगे। चलिए चालू करिए आप लोग, नेट प्रॉफिट से चालू करेंगे। तो लिखिए नेट प्रॉफिट, पहले पीजीबीपी का इनकम, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पीजीबीपी, पूरा आपको लिखना है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबीपी में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आपको 11,20,000 दे रखा है, हाँ भाई। उसके बाद आप लिखिए ऐड, तो ऐड में डिस अलाउड और स्लैश करके लिखिए आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। उसके बाद 6-7 लाइन छोड़िए और लिखिए लेस अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। चलिए अब आप एक बात समझिए, सबसे पहले तो जो वो 3 आइटम दे रखी थी जो आईएफओएस की है, तो उसको मैं हटा दूं यहां से, जो आईएफओएस की 3 आइटम है उसको मैं हटा दूं यहां से। तो लिखिए सबसे पहले लेस में
डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई से डिविडेंड है, कितना है 22,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है आपका 17,500। उसके बाद विनिंग फ्रॉम रेसेस, विनिंग फ्रॉम रेसेस कितना है 15,000। चलो डन। अब उसके बाद आप एडजस्टमेंट देखिए, उसके बाद जो एडजस्टमेंट आपको दे रखा है दैट एडजस्टमेंट इज, ये हो गया। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट है और सैलरी है। चलिए स्टॉक एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक लिखना भूल गए थे, अब लिख लो। तो ऐड कर लो 12,000 और लेस कर दो 8,000 करके, ठीक है। तो चलिए तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं ऐड में लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड। आप नेट इफेक्ट भी दे सकते हैं 4,000 ऐड में, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट 4,000। और लेस में आप लिखिए ओपनिंग स्टॉक ओमिटेड 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड 12,000, ओपनिंग स्टॉक ओमिटेड 8,000। उसके बाद सैलरी टू ब्रदर अनरीजनेबल, तो लिखिए सैलरी टू ब्रदर जो है वो आपका अनरीजनेबल है। अब है ना, इसका नोट कभी चाहिए तो यहीं पे लिख सकते हो या फिर लास्ट में लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस करके, ठीक है। अब ऐसे में नोट लिखना चाहिए आपको कि एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 करके। तो सेक्शन याद है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 अगर याद है तो अनरीजनेबल आपका कितना आएगा सैलरी टू ब्रदर 2,500। उसके बाद में आपका पर्सनल कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार, तो पर्सनल वाला डिसअलाउड कर दो, पीएनडल के डेबिट में डाल रखा है। तो 78,000 का मैं बोलूँ 14 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो आपका 19,500 है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद डेप्रीशिएशन, तो देखिए डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है 55,000 डिसअलाउड करिए। और डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेस करूंगा, तो डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन 50,000 है, उसको आप लेस कर दीजिए। उसके बाद आपका ड्राइंग और इन्वेस्टमेंट इन एनएससी डेबिट में डाल रखे ऐड करिए, ये कोई अलाउ होते थोड़ी है। ड्राइंग कितना है 10,000। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 15,000। तो आप इसको ऐड करिए और इसको आप लेस करिए। इसको आप ऐड को ऐड में लीजिए, लेस को लेस में लीजिए, और फिर मुझे बताइए पीजीबीपी का इनकम कितना आया। फिर मुझे बताइए पीजीबीपी का इनकम कितना आया। आई थिंक 11,21,500 आया, 11,21,500 आया। अब आप चलिए सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, तो अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो अदर सोर्सेज में डाल दीजिए। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आएगी। एक तो तुम्हारा डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल होता है, कितना है 22,000।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 17,500 और विनिंग फ्रॉम रेसेस आपका 15,000। तो 15, 12, 37 और 15, 12, 37 और 17, 54,500 आएगा। तो 54,500 ये अदर सोर्सेज आ गया। तो निकाल दीजिए जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, इन दोनों की टोटल करिए तो 1176 आएगा, माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और इसमें एटीसी, एटीसी कौन सा, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, तो आपका एनटीए आ जाएगा 1161। चलिए अब आपको इसमें एक नोट लिखना है तो वो लिख लीजिए कि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं, तो मैं लिखवा लेता हूँ। चलिए ये हुआ नहीं हो तो इसके नीचे एक नोट लिख लीजिए। पहले नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1 लिखिए, गिफ्ट टू कस्टमर, गिफ्ट टू कस्टमर is a business expenditure, gift to customer is a business expenditure, is a business expenditure, so it is allowed as deduction, so it is allowed as deduction as per section 37, as per section 37। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखिए, लिखिए as per section 48 subsection 3, as per section 40A subsection 3, as per section 40A subsection 3, as per section 40A subsection 3, expenditure payment of more than 10,000, expenditure payment of more than 10,000 is not allowed, is not allowed if it is made, if it is made by any mode, if it is made by any mode other than account pay check, account pay check, account pay check, comma, account pay check, comma, account pay demand draft, account pay check, comma, account pay demand draft, account pay demand draft, और ECS, और ECS, full stop। full stop लिखिए, if payment is made to transporter, if payment is made to transporter, if payment is made to transporter, then this limit is 35,000, if payment is made to transporter, then this limit is 35,000। चलिए डन। अब आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, मैं आपको 2-3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करिए।
यस पीपल, डन हो गया आप लोगों का रीड एक बार। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट मेथड से, पीजीबीपी का इनकम हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। और क्वेश्चन नंबर 12 इज रिलेटेड टू द राजीव। क्या दे रखा है? मिस्टर राजीव, एज 50 ईयर्स है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड प्रैक्टिसिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्निश यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्या होता है? जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है वो दे रखा है करके, ठीक है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या पीएनडल दे रखा होता तो वही इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। तो इसमें क्या करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड एट अ बैंक, तो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का वगैरह बैंक का। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस, तो प्रोफेशनल सर्विस से इतना फीस आया, तो मैं बताऊं ये बिजनेस में जाएगा, बिजनेस का फीस है प्रोफेशनल सर्विस का, तो ये बिजनेस में जाएगा। अब रेंट आपको 50,000 आया है, वो किस चीज का है वो अपन देखेंगे। जो रेंट 50,000 आया है वो किस चीज का, उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगा, हाउस प्रॉपर्टी का है या क्या है करके, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ तो दे रखा होगा। मोटर कार लोन फ्रॉम द कैनरा बैंक, आपने कैनरा बैंक से मोटर कार का लोन लिया जिसपे 9% पर एनम का लोन है। तो एक बात समझिए, यहां पे कैनरा बैंक से लोन लिया है तो ये पैसा आया है, लोन लिया है, ये लोन का अमाउंट है, ठीक है, रिसिप्ट में आ रहा है। पेमेंट में क्या क्या है? स्टाफ सैलरी बोनस एंड स्टाइपेंड टू द आर्टिकल क्लर्क्स, ये आपके स्टाफ स्टाइपेंड वगैरह जो आर्टिकल्स को देते हैं वो सब, स्टाइपेंड सैलरी बोनस सब आ गया। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो आप लोग को दे रखा है। ऑफिस का रेंट है वो 30,000 दे रखा है। हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया आपने एसबीआई को, जो कि 1,88,000 का हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया, उसमें इंटरेस्ट है 88,000 का। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और प्रिंसिपल जो 1 लाख का है वो तुम्हारे डिडक्शन एटीसी में जा सकता है। आगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया वो आपका 24,000 का पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये आपके एटीसी में जा सकता है। मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी 2022 बाय अकाउंट पे चेक, आपने मोटर कार खरीदी है 4,25,000 में, मोटर कार खरीदी है तो मोटर कार का पेमेंट किया है 4,25,000 अकाउंट पे चेक से। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किया खुद के लिए और वाइफ के लिए, इसका 80D में डिडक्शन मिल सकता है। बुक्स है वो आपने खरीदी ऑन 1 जुलाई 2021, एनुअल पब्लिकेशन बाय अकाउंट पे चेक, तो इस पे भी आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। बुक्स जो होती है वो बुक्स पे आपको 40% डेप्रीशिएशन मिलता है, और यहाँ पे पुट टू यूज 180 डेज और मोर है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फुल रेट वाला है क्योंकि जुलाई में आपने पुट टू यूज कर ली, तो उस पर आपको 40% डेप्रीशिएशन मिलेगा। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2021 बाय अकाउंट पे ही चेक से फॉर पर्सनल प्रोफेशनल यूज, तो प्रोफेशनल यूज के लिए आपने कंप्यूटर खरीदे तो इस पे भी डेप्रीशिएशन मिलेगा, बट यहाँ हाफ रेट से मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 1/11/2021 है तो उस पे हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा। डोमेस्टिक ड्राइंग किया तो ये कोई अलाउ नहीं होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन किया, इस पे एटीसी का डिडक्शन मिल सकता है, पीपीएफ का। मोटर कार का मेंटेनेंस है, अगर वो कार बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो ये अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस कैश का आपको दे रखा है कि इतना आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, आपको और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला क्या? ही ऑक्यूपाइड 50% ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन रेसिडेंस एंड लेट आउट द बैलेंस फॉर द रेसिडेंशियल यूज एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो उसकी जो बिल्डिंग है उसमें से 50% तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 50% है वो लेट आउट है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 97-98, तो 97-98 में ये कंस्ट्रक्ट किया था बिल्डिंग। व्हेन द हाउसिंग लोन वॉज टेकन, जब हाउसिंग लोन लिया था। एक बात बताओ, अगर मैं एसओपी की बात करूं तो एसओपी के केस में आपको पता है इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 और 2 लाख मिलता है, बट 2 लाख कब मिलता है? स्पेशल केस में। और स्पेशल केस में 3 कंडीशन थी, पता है क्या? लाइक आपका लोन लेना चाहिए परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 करके एक डेट थी, ठीक है, तो ये तो उससे पहले ले रखा है करके, ठीक है। और लास्ट क्या था? इफ इट इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन, ऐसा आपने पढ़ा था। तो भैया यहां पे अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन है तो एसओपी के केस में मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 5,000। एसओपी के केस में एसओपी के केस में मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, एलओपी में पूरा मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला? मोटर कार was put to use both for the office and personal purpose. 1/5 of the motor car is used for the personal purpose. यहां पे इसमें से 1/5 है वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए है, तो मैं बताऊं 1/5 पर्सनल पर्पस के लिए, तो 4/5 है वो बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस पर्पस वाले खर्चे अलाउ हो जाएंगे।
नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कार लोन का इंटरेस्ट इस साल पे नहीं किया तो नहीं किया तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट में आपका 43 भी टांग अड़ाती है और वो बोलती है कि एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अलाउ होता है। उसके बाद द रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/2021 आर एज गिवन बिलो, ओपनिंग WDV दे रखी है। फर्नीचर की 60,000 है, प्लांट एंड मशीनरी की 80,000 है जिसमें AC है, फोटो कॉपियर है, वो सब है करके, ठीक है। और कंप्यूटर की 50,000 है करके, ठीक है। तो ये ब्लॉक की दे रखी है। मिस्टर राजीव फॉलो द रेगुलरली कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राजीव है वो कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो सीधी सी बात है अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप पे करोगे वो अलाउ हो गया, जो आउटस्टैंडिंग वाला अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। Compute the total income of Mr. Rajiv for the assessment year 22-23, assuming that he has not opted to pay the tax under section 115 BAC, वो 115 BAC में टैक्स नहीं भर रहा है करके, ठीक है। तो आप निकालिए इसकी इनकम, टोटल इनकम। अब एक बात समझना, इसमें टोटल इनकम में एक तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह आपको दे रखा है। यहां पे रेंट कितना दे रखा है, मंथली रेंट है वो 5,000 है। अब एक बात बताओ, 12 मंथ का कितना होना चाहिए आपका, 60,000 रेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, 60,000 होना चाहिए। अब आप बोलोगे P&L के यहाँ पे, सॉरी रिसिट में तो सिर्फ 50,000 दे रखा है, हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग है, रेंट आना बाकी रहेगा, ठीक है। यहाँ कोई अनरियलाइज रेंट तो दे नहीं रखा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको चालू करता हूं कि कैसे अपन टोटल इनकम निकालेंगे। तो यहां पे मैं आपको एक दूसरी मेथड से कराता हूं। पहले तो जो अपन उसी स्टेटमेंट में सब कर रहे थे ना, वैसा ना करके इस बार मैं जो आपको है हर हेड के लिए एक वर्किंग नोट बना के वैसा करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर जो भी आपका है वो लिख लीजिए, मिस्टर राजीव, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको टोटल इनकम निकालनी है। चलो इस बार मैं एक काम करता हूं कि बहुत बार इंस्टीट्यूट इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन को सॉल्व करती है, आप वैसा भी कर सकते हो। कैसे, यहां लिख लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपने कैलकुलेट कैसे की उसके लिए बना दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद आपका PGBP का इनकम, इनकम फ्रॉम उसके लिए आप बना दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2। और कोई अदर सोर्सेज का इनकम तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो यही तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। और इसमें से लेस करेंगे हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और डिडक्शन कितने मिलेंगे वो मैं वर्किंग नोट नंबर 3 में करा दूंगा। तो इतने छोटे से स्टेटमेंट में आपकी आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम NTI। चलिए एक 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 चालू करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, इतना हो गया। नहीं हुआ तो देखो जहां जहां थोड़ा लग रहा है कि BV सर फास्ट है तो वहीं पे पॉज करके और कॉपी कर लेने का, ठीक है। चलिए अब अपन एक 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 वर्किंग नोट बनाते हैं, और सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात समझना, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताइए, यहां पे आपका है ना एक प्रॉपर्टी है जिसमें आधा पार्ट आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधा आपका लेट आउट है। तो मैं बताऊं 50% आपका SOP होगा और 50% LOP होगा, मैं 2 कॉलम बना दूंगा। अब एक बात बताइए, इसमें कोई म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा। तो मैं बताऊं, मैं सीधा चालू किससे करूंगा, एक्चुअल रेंट से ही कर दूं। तो देखिए ये तो आपका SOP 50% और LOP आपका 50%। मैं एक काम करता हूं, देखो चालू करता हूं सीधा एक्चुअल रेंट से, और वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू करके, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट से मैं चालू करता हूं, और एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा क्योंकि बाकी तो कुछ दे नहीं रखा। तो SOP में तो हर चीज डैश डैश आती है, बट एक बात बताओ, वहां पे आपको LOP के लिए दे रखा है 5,000 पर मंथ है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका 60,000 आपका एक्चुअल रेंट या GAB आ जाएगा, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड।
एक बात बताओ, म्युनिसिपल टैक्सेस पे का कुछ भी डिटेल नहीं दे रखा है, तो यही आपका एनएवी आ जाएगा, एनएवी 60,000। अब एक बात बताइए, इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ए एंड बी। ए इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड बी इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, 88,000। देखो उसमें पेमेंट में देखिए, पेमेंट वाले पार्ट में देखिए, आपने 188 का पेमेंट किया, उसमें प्रिंसिपल 1 लाख है और इंटरेस्ट आपका 88,000 है। तो मैं एक बात बताऊं, 88,000 का इंटरेस्ट है, इसको जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका 44,000 आ जाएगा। बट एक बात बताओ, एसओपी में आपका मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, 30,000। वाई 30,000? बिकॉज भैया एक बात बताओ, ये लोन 1499 से पहले ले रखा है, और लोन जो है वो 1499 से पहले ले रखा है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक निकालोगे और वहां इंटरेस्ट वाला नोट देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कि अगर मान लो, देखो 2 लाख का डिडक्शन तभी मिलता है जब परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए लोन 1499 या उसके बाद में लिया है, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। तो भैया यहां पे मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो 30,000 का लॉस आ गया। अब मैं उसकी बात करूं तो यहां पे आपका एक तो 18,000 आ गया 30%, और यहां पे एलओपी में तो पूरा 44,000 अलाउ होगा। तो 44,000 और 18,000 में से आप लेस करेंगे यहां पे, तो आपका 2,000 का लॉस हो जाएगा। मैं बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी का नेट लॉस आ गया, आपका नेट लॉस है वो आपका आ जाएगा 32,000। तो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है वो नेगेटिव इनकम आ गई। तो अब एक काम करता हूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो 32,000 नेगेटिव इनकम है। अब अपन चालू करेंगे बिजनेस की इनकम निकालना, और उस पर आपको ध्यान देना है अच्छे से करके, ठीक है। चलिए, क्योंकि पहली बार हम डायरेक्ट मेथड करने जा रहे हैं। देखिए इसमें नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, जब भी नेट प्रॉफिट दे रखा होता तो वहां आप इनडायरेक्ट मेथड लोगे, मींस नेट प्रॉफिट लोगे, डिसअलाउड करोगे, अलाउ करोगे, वो करोगे। यहां पे आपको सीधा कोई नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, रिसिट एंड पेमेंट दे रखा है। तो जो जो इनकम है वो इनकम ले लीजिए और उसमें से खर्चे आप सब लेस कर दीजिए, बस। तो देखिए मैं चालू कर रहा हूं यहां पे, और मैं यहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, और वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 2 करके, ठीक है। तो सब लोग वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए, और वर्किंग नोट नंबर 2 में आप लोग लिखिए कि लाइक आपका इनकम कितना आएगा। तो लिखिए आप लोग सब लोग, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है। ये आप पहली बार कर रहे हो जब आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड है ना, वो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। क्या करने का, सबसे पहले आप एक काम करो, जो इनकम है वो ले लो, इनकम क्योंकि रिसिट हुआ होगा वो इनकम आया होगा, और उसमें से खर्चे लेस कर दो। तो बड़ा सिंपल है, आप देखिए, आप पहले रिसिट एंड पेमेंट में जाएंगे तो रिसिट साइड में क्या क्या है, जो आपका बिजनेस का इनकम है। मैं बताऊं, ये रेंट तो आपके हाउस प्रॉपर्टी वाले का रहेगा, ये 5938 है, ये आपका बिजनेस का रिसिट है, और इसमें से जो जो खर्चे जो आपको लगता है कि जो अलाउ है, जो बिजनेस के खर्चे है, वो सब आप लेस कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल है करके, ठीक है। तो देखिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इनकम। तो इनकम में आप लीजिए दैट इज फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस। तो फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस कितना है, 59,38,000। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस 59,38,000। अब आप इसमें से लेस करिए, लेस एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37, मीन्स एक्सपेंडिचर 30 to 37 में कौन कौन से अलाउ होंगे वो लेस करिए। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड कितना है, 21,50,000। तो 21 लाख, थोड़ा इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, फिर टोटल करके ले लेंगे, 21,50,000। हाँ भाई, 21,50,000। उसके बाद अदर एडमिन एक्सपेंसेस आपके अलाउ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
11,48,000। उसके बाद में ऑफिस का रेंट आपने दिया, बिजनेस खर्चा है, तो ऑफिस रेंट 30,000। उसके बाद एक बात बताओ, मोटर व्हीकल का मेंटेनेंस, तो देखिए मोटर व्हीकल का मेंटेनेंस जो बिजनेस में जितना यूज हो रहा है उतना ही अलग होगा, और आपको नीचे नोट्स में दे रखा है कि फोर्थ फिफ्थ है वो बिजनेस में यूज होता है। तो मैं बताऊं, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, तो आपका 10,000 है, और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 करोगे तो आपका 8,000 आ जाएगा। उसके बाद अब अपन ले लेते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आप अगर देखेंगे इसमें तो आपका देखिए ये आपका हो गया करके, ठीक है। अदर एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट हो गया, हाउसिंग लोन वाला ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एज वेल एज डिडक्शन में जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन में जाएगा। मोटर कार आपने परचेज की है तो कोई बात नहीं, डेप्रीशिएशन लेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन में जाएगा। बुक है, इस पे आप डेप्रीशिएशन लेंगे 20,000 पे। कंप्यूटर जो है इस पे आप डेप्रीशिएशन लेंगे। डोमेस्टिक ड्राइंग का कुछ नहीं होगा, पीपीएफ का है, एटीसी में जाएगा। मोटर कार मेंटेनेंस आपने ले लिया, और बाकी क्लोजिंग बैलेंस है करके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी दे नहीं रखी है, वो 1/5 है, वो पर्सनल वाला है, तो 4/5 है, और बाकी इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो अपन इस पे ले लेंगे डेप्रीशिएशन। तो अब अपन चालू करेंगे डेप्रीशिएशन लेना। तो चलिए हम इसके बाद आपका लेंगे डेप्रीशिएशन। तो मैं ले लेता हूं पॉइंट नंबर 5, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। अब आप एक एक असेट पे लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्नीचर पे। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ ब्लॉक बनाने का बोला नहीं है। तो फर्नीचर देखिए 60,000 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, 10% ले लीजिए, तो आपका 6,000 है, ये डेप्रीशिएशन फर्नीचर का आ गया। उसके बाद आप प्लांट एंड मशीनरी देखिए, 80,000 दे रखा है। हाँ भाई, आपका प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, और आपका कंप्यूटर 50,000 है। तो देखिए आप क्या लेंगे यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, तो 80,000 का 15% आपका कितना, 12,000। उसके बाद सी पे लीजिए कंप्यूटर, आपका 50,000 है, और 50,000 का 40% कितना मिलेगा, 20,000। उसके बाद मोटर कार, यहां से ध्यान देना, मोटर कार देखिए इस साल खरीदी है 4,25,000 में, इस पे डेप्रीशिएशन आपको कितना मिलेगा, 15%, बट उसका हाफ रेट से मिलेगा, तो 50%, और उसमें भी 4/5 होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए तो 4/5 ही यूज हो रही है, मोटर कार है। वो आपके प्रोफेशन में तो 4/5 यूज हो रही है, तो 4/5 ही लेंगे। तो आप कैलकुलेट करिए, तो 4,25,000 का, 4,25,000 का आप करिए 7.5%, और इसका मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 25,500 आया, तो 25,500 ले लीजिए यहाँ पे। अब एक बात बताओ, 25,500 आ गया, उसके बाद में और क्या बचा, एक तो बुक्स बचा, तो बुक्स पे भी डेप्रीशिएशन आपका 40% ही मिलता है, तो 20,000 की बुक्स है, और उस पर 40% आप डेप्रीशिएशन ले लीजिए, तो आपका 8,000 आ जाएगा। उसके बाद एक न्यू कंप्यूटर और खरीदा है, न्यू कंप्यूटर आपका 30,000 है, और उस पर आपका 40% बट हाफ रेट से मिलेगा, तो 30,000 का 40% 12,000 होता है, और 12,000 का आधा 6,000 रुपये। टोटल करिए, तो 25,500 प्लस 8 और 6 14, प्लस 20 और 12 32, और 38, तो 77,500 आ गया। अब एक बात समझना, और तो कोई बिजनेस के खर्चे हैं नहीं, इसको आप ऐड करिए और यहाँ पे आप ले लीजिए टोटल। तो जब अपन इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 77,500 प्लस आपका 21,50,000, प्लस आपका 11,48,000 प्लस 38,000, तो ये आ गया आपका 34,13,500।
तो 34,13,500। अब इसको आप लेस कर दीजिए -59,38 से, तो आपका बचा 25,24,500। हाँ भाई, 25,24,500 ये आपका बन गया पीजीबीपी का इनकम। तो 25,24,500 में यहाँ पे ले लूँ, 25,24,500। अब एक बात समझिए, ऐसे कैसे, अब आप डिडक्शन ले लीजिए, और तो कोई इनकम है नहीं, तो 25,24,500 जो है, 25,24,500 इसमें से आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो आपका यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आएगा 25,24,500, तो 25,24,500 माइनस 32,000, तो 24,92,500, तो 24,92,500, 24,92,500। अब आप डिडक्शन का वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 3। अब देखो, आप डेप्रीशिएशन वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ब्लॉक वगैरह बना के, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी वगैरह पूछा नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने जब क्वेश्चन दिया था, इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही कैलकुलेट किया था, बट आप वैसे भी ब्लॉक्स बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अपन लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, एंड वर्किंग नोट नंबर 3 इज रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब आप एक बात समझिए, 6A से रिलेटेड कौन कौन से आपके डिडक्शन है। तो एक तो आप ATC में जाइए, और ATC में आप एक एक लीजिए। सबसे पहला कौन सा है, हाउसिंग लोन रीपेमेंट। देखिए, हाउसिंग लोन रीपेमेंट वो 188 दे रखा है ना, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, तो ATC में आपका 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद आपने PPF और खरीदा है, हाँ भाई, और PPF कितना खरीदा है, 20,000 का। उसके बाद आप देखिए, LIC का प्रीमियम भी आपने पे किया है, LIC प्रीमियम, तो LIC का प्रीमियम 24,000, तो आपका 144 हुआ, तो 144 पूरा अलाउ हो जाएगा, बिकॉज ये 150 में आ रहा है, 150 से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप 80D लीजिए, तो 80D में आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 18,000, तो 18,000 पूरा अलाउ हो जाएगा। तो 162 है वो आपका डिडक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप ले लीजिए डिडक्शन 162। तो इसमें से आप अगर 162 लेस कर देते हैं, तो आपका बचेगा 23,30,500। कितना बचेगा, 23,30,500। तो यहाँ पे आ गया 23,30,500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने डायरेक्ट मेथड से कराया, ऐसे आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है। कुछ बाकी है तो पॉज करो और कंप्लीट करो पहले। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर ले, जिसमें इनडायरेक्ट मेथड से नोट बना के, जैसे यहाँ पे अपन ने नोट्स बना के किया, वैसे ही अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें नोट्स बना के करेंगे, ठीक है। तो आप आ जाइए, जैसे हर हेड का नोट। तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए आप अपनी बुक में, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। पूर्वी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, और रीड करिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, रीड करिए, 2-3 मिनट का टाइम देता हूं मैं।
चलो डन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दे रखा है? मिस पूर्वी, एज 55 ईयर्स, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो मैडम प्रैक्टिस में है। शी मेंटेन्स हर अकाउंट एज पर कैश बेसिस, तो कैश बेसिस वो फॉलो करती है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पीजीबीपी में आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हो और अक्रूवल बेसिस भी फॉलो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन वो 43 भी टांग अड़ाती है, ठीक है, भले कैश बेसिस हो अक्रूवल बेसिस हो। 43 बी में जो खर्चे दे रखे हैं ना, वो तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले पे करना है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होते, ठीक है। चलिए, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रीड एज फॉलोज, उन्होंने दे रखा है। सबसे पहले क्रेडिट साइड देखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, मींस पी&एल अकाउंट दे रखा है। तो फीस अर्न दे रखा है, ऑडिट से इतना फीस अर्न किया, टैक्सेशन से इतना किया, कंसल्टेंसी से इतना किया, ये टोटल फीस है। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, मैं बोलूं ये तुम्हारे आईएफओएस में जाएगा। अब तो आपको इतने क्वेश्चन करा लिए, देखते ही पता होना चाहिए, ये आईएफओएस में जाएगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये कहां जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। जो इनकम फ्रॉम यूटीआई है, वो इनकम फ्रॉम यूटीआई भी आपका कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद ऑनोरियम रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। अब ये सीए क्या करता है पता है? आंसर पेपर भी चेक करता है, जैसे बच्चों के आंसर पेपर चेक करता है। तो इसका ये जो इनकम है, ये क्या बिजनेस का इनकम है, ये प्रोफेशन का इनकम है, उसका ये क्या काम है? आंसर इज नो। ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर रहा है, तो ये भी आप आईएफओएस में ले जाइए, इसको भी आप आईएफओएस में ले जाइए। और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट, ये कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो मैं बताऊं, ये चार इनकम तो सीधी सीधी लेस करनी है, ये भी लेस, ये भी लेस, ये भी लेस, ये भी लेस, लास्ट वाली हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और ये जो तीन इनकम है आपकी, एक तो डिविडेंड है, ये तुम्हारे आईएफओएस में जाएगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई आईएफओएस में जाएगी। ऑनोरियम रिसीव्ड फॉर द वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर आंसर चेकिंग वैल्यूएशन, ये आपके आईएफओएस में जाएगा। और 85,600 जो रेंट रिसीव हुआ है किसी प्रॉपर्टी का, ये आपके हाउस प्रॉपर्टी में। डेबिट साइड देखेंगे, सैलरी टू स्टाफ है वो आपका 15,50,000 है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल 1,37,000, कितना कम है बेचारों का। इंसेंटिव टू द आर्टिकल असिस्टेंस कोई बात नहीं, अलाउ है। ऑफिस का रेंट है 12,24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है। मीटिंग एंड सेमिनार कॉन्फ्रेंस अलाउ है। परचेज ऑफ कार, अब एक बात बताओ, कार परचेज किया, ये थोड़ी को पी&एल के डेबिट में जाएगा, इसका तो डेप्रीशिएशन पी&एल के डेबिट में आना चाहिए। तो मैं बोला ये डिसअलाउड हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा, बट इसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके, और डेप्रीशिएशन मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा। क्योंकि परचेज ऑफ कार को ही पी&एल के डेबिट में डाल दिया, खटारा 80,000 का खरीदा कोई कार सीए ने, और वो पी&एल के डेबिट में डाल दिया, ये थोड़ी अलाउ होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, चलो ये अलाउ हो जाएगा अगर बिजनेस के लिए है तो। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अलाउ है। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अब एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी आप भाड़े पे दिए हो और उसका म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होगा ना, ये थोड़ी कोई बिजनेस का खर्चा है, तो ये बिजनेस में अलाउ नहीं होगा, आप बिजनेस में इसको लेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो लंबी चौड़ी इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला, अलाउएबल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार इज 15%, तो भैया 15% से डेप्रीशिएशन हम अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। अब एक बात बताओ, क्लाइंट से कुछ बेनिफिट मिले, तो क्लाइंट से बेनिफिट मिलते हैं या कोई परक्यूजिट मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है, वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा। मैंने आपको गिफ्ट में पढ़ाया था कि कोई भी अगर क्लाइंट से, आपको मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था कि एक सीए बन के उसके गले में आके क्लाइंट ने आधे किलो गोल्ड की चेन पहना दी, तो वो कहां पे जाएगा? बिजनेस में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो ये आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। अगर इसको कहीं पे भी नहीं लिया है तो इसको अपन ऐड करेंगे करके, ठीक है। ये बिजनेस की इनकम है, दिस इज द बिजनेस इनकम करके, ठीक है, ये तुम्हारी बिजनेस की इनकम बन जाएगी। अब एक बात समझना, बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशन, यू कैन से दैट कि यहाँ बेनिफिट मिला, तो ये सेक्शन 28 में पढ़ा था, पता है कि कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्यूजिट आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से मिलता है, देन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू द टू आर्टिकल असिस्टेंट्स फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो भैया आईपीसीसी का जो एग्जाम था, जो अब इंटर बोलते हैं, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, उसके लिए उनको इंसेंटिव दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अलाउ है ना। ये तो बिजनेस का खर्चा है, नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता है कि सीए है तो उसके आर्टिकल वगैरह को तो थोड़ा खुश रखेंगे ना, तो आर्टिकल को जो इंसेंटिव दिया वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाउ होना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2022 तक। इन्होंने जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा किया है, कितना किया है? 2000। अब एक बात समझिए, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है, ये आपका कितना है पता है? 2000।
बट ये 2000 आपका 1 अक्टूबर 2021 से लेके और अगले साल के सितंबर तक है। लेकिन एक बात बताओ, आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो? कैश। तो जब आप कैश मेथड फॉलो कर रहे हो तो जब भी पेमेंट करोगे पूरा डिडक्शन ले लोगे, जब आप पेमेंट करोगे पूरा डिडक्शन ले लोगे। तो भैया जब आप कैश पे क्या बोलते हैं, आप कैश मेथड फॉलो कर रहे हो तो जैसे ही आपने खर्चा किया आप पूरा ही उसका डिडक्शन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है कि 1000 आगे ले जाना है, ऐसा नहीं। अगर अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते, अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते, तो अपन क्या करते, 1000 रुपए अगले साल ले जाते। बट यहां तो आप कैश मेथड फॉलो कर रहे हो तो पूरा ही 2000 इस साल में अलाउ हो जाएगा। उसके बाद सैलरी इंक्लूड 30,000 टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग टू मिस्टर पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। अब एक बात समझना, यहां पे पूर्वी को, पूर्वी जो है उसका कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट था, उसके लिए उसने क्या किया, कैश में सैलरी दिया, तो ये तो डिसअलाउड है ना, डिसअलाउड है ना। 10,000 से ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, तो ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। कौन सी सेक्शन में? 48(3) में। उसके बाद the traveling expenses include expenditure incurred for foreign tour 32,000 which was within the RBI norms। तो traveling expenses में foreign tour उसने किया। तो एक बात बताओ, foreign tours अगर business के लिए जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। so foreign tour से मान लो यहाँ पे business के लिए जरूरी था, प्रोफेशन के लिए जरूरी था, तो वो अलाउ हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट्स टू 5,000 एंड 10,000। एक बात बताऊं, देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए अलाउ होता था? खुद के लिए, स्पाउस के लिए, एक तो खुद के लिए सेल्फ के लिए, एक स्पाउस के लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। यहां पे एक बात बताइए, डिपेंडेंट ब्रदर के लिए है तो अलाउ नहीं होगा, और पेरेंट्स के लिए अलाउ होता था। तो या तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या पेरेंट्स के लिए। तो यहां पे डिपेंडेंट ब्रदर के लिए है तो वो अलाउ नहीं होगा, और मेजर सन के लिए है तो वो अलाउ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये 10,000 आपका अलाउ होगा, बट ये कैश में पे किया है तो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप कैश में पे नहीं कर सकते। सिर्फ आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में पे कर सकते थे, और वो भी 5,000 तक, 5,000 ही अलाउ होता था। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में पे कर सकते थे, बाकी कोई भी आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे नहीं कर सकते। शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें उसने इन्वेस्ट किया, तो इस पे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, एनएससी का। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। आप 22-23 के लिए एक काम करिए, पूर्वी की इनकम निकाल दिए। अब ये देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या जाएगा, एक तो ये रेंट 85,600 जो मिला है, तो 85,600 है वो मिला है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दीजिए, और म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालिए। हाउस प्रॉपर्टी आएगा, बिजनेस आएगा, आईएफओएस आएगा करके, ठीक है, और डिडक्शन आएगा। तो चलिए कौन सी मेथड कैसे करना है, एक ही स्टेटमेंट में करना है या अलग अलग करना है? चलो इस बार भी अपन अलग अलग कर लेते हैं वर्किंग नोट के फॉर्म में। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आ जाइए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर जो भी है वो लिख लीजिए। मिस पूर्वी, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। सो मिस पूर्वी प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 करके, ठीक है। तो चलिए अपन यहां पे चालू करते हैं, तो आप लिखना चालू करिए। सबसे पहले आप लिखेंगे दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन आपको करना है। तो टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में आप मुझे बताइए कौन कौन से हेड की इनकम है। तो देखिए आपके कौन कौन से हेड की इनकम है। सबसे पहले आपके हाउस प्रॉपर्टी ये है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसमें पहले लिख लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा फास्ट जाऊंगा इस क्वेश्चन में, सर आप पहले भी फास्ट गए थे, ओपन लेक्चर है, देख लेना एक बार वापस। वर्किंग नोट नंबर 1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वर्किंग नोट नंबर 2
और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वर्किंग नोट नंबर 3, इसकी टोटल है उसको जीटीआई बोलेंगे, माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वर्किंग नोट नंबर 4। चलिए ये आपकी आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। एक सेकेंड है बेटा। हाँ भाई चलिए, तो हम एक एक चालू करेंगे। तो सबसे पहले लिखना चालू करिए। सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए पहला वर्किंग नोट बना दीजिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, आप थक नहीं गए आज? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो थक गया क्वेश्चन सॉल्व करके करके। इनकम फ्रॉम पहली बार इतने क्वेश्चन किए क्योंकि इसमें पढ़ाना तो है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है आपके, जो क्रेडिट साइड में, जो बिजनेस का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का है। तो आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो और कुछ भी नहीं है, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। तो जीएवी आपका कितना है? 85,600। अब एक बात समझिए, माइनस लेस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आपका 3000 पे किया, तो आपका एनएवी हो जाएगा 82,600। अब एक बात समझिए, माइनस करिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और इसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। सो एनएवी का 30% कितना आएगा? आप इसका 30% निकालिए, कितना? 82,600 का 30% इट्स 24,780। तो 24,780 आ गया, ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका कितना है? 57,820। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आया 57,820। अब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन चालू करेंगे। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जब आप चालू करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए। पीजीबीपी, और पीजीबीपी के लिए कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? देखिए 928,224 दे रखा है। देखिए आप 928,224 ये दे रखा है, तो इससे चालू करेंगे। तो लिखिए आपका 928,224। अब आप इसमें ऐड करिए, ऐड डिसअलाउड स्लैश आइटम्स कंसिडर सेपरेटली, और फिर आप एक काम करिए, 5-6 लाइन छोड़ के लिखिए लेस। तो लेस में अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। अब एक बात समझिए, आपके एक बात बताऊं, जो तो आपके क्रेडिट साइड में जो दे रखा था ना, जो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वगैरह, वो तो आपका लेस होगा क्योंकि बिजनेस का इनकम ही नहीं, आईएफओएस का। तो मैं लेस में सबसे पहले वही लिख लूं। तो लेस में जो 3 चीजें दे रखी है, देखिए आपके क्रेडिट साइड में, एक तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी,
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना दे रखा है, 10,524। दूसरा इनकम फ्रॉम यूटीआई 7,600। तीसरा ऑनोरियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, ऑनोरेरियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर कितना, 15,000 है, ये आपके उसमें जाएगा। उसके बाद एक बात बताओ, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इसका बताया हुआ है, ये इसका इनकम थोड़ी है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का है, तो माइनस कर देंगे इसको भी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 85,600, ठीक है। अब एक बात बताओ, डेबिट साइड में जो परचेज ऑफ कार डाला है, इन लोगों ने परचेज ऑफ कार सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दिया, वो तो गलत है, तो वो तो डिसअलाउड करेंगे। तो एड में लिखिए परचेज ऑफ कार 80,000, बट इस पे डेप्रीशिएशन तो अलाउ होना चाहिए ना, यस। तो लेस में डेप्रीशिएशन ऑन कार, तो डेप्रीशिएशन ऑन कार 80,000 पे अगर 15% की रेट से आप कैलकुलेट करोगे तो 12,000 आ जाएगा, तो 12,000 आप डेप्रीशिएशन ले लीजिए। अब एक बात बताओ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड पीएनडल के डेबिट में डाला है जो कि हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो डिसअलाउड होगा। तो देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 3,000। उसके बाद देखिए वो बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशन है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, तो बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन से बेनिफिट हुआ कितना, 10,500। तो 10,500 जो बेनिफिट हुआ प्रोफेशन से, वो आप पीजीबीपी में लिए, मतलब ऐड करिए, ऐड करिए, मतलब ये बिजनेस का इनकम बन जाएगा करके, ठीक है। तो आप यहां पे चाहिए तो लिख लीजिए, इट इज ट्रीटेड एज पीजीबीपी एज पर सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 के हिसाब से ये आपका पीजीबीपी का इनकम बनता है। उसके बाद आपका सैलरी पेड इन कैश, इन कैश, तो सैलरी पेड इन कैश कितना है, 30,000। बस इसको ऐड करिए, ऐड को ऐड करिए, लेस को लेस करिए, आपको मिल गया पीजीबीपी का इनकम। तो देखिए सबसे पहले आप 80,000 लेंगे, प्लस 3,000, प्लस 10,500, प्लस 30,000, कितना हुआ, 123,500। इसमें ऐड करिए 928,224, 1051, 721, 724, सो 1051, 724। अब आप लेस वाले की टोटल करिए, तो लेस में 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,000 प्लस 85,600 और प्लस 12,000, तो ये आपका आता है, एक सेकंड वापस देख रहा हूँ, देखो 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,000 प्लस 85,600 और प्लस 12,000, तो कितना, 130,724 आ रहा है। सॉरी, ये 15,800 था ना, ये ऑनोरियम वाला, वो 15,800 है करके, ठीक है। तो ये 15,800 है, तो इसमें अगर आप 800 रुपये और जोड़ देंगे
तो इट्स 131,524। इसको आप लेस कर दीजिए 1051,724 में से, तो आपका 920,200, ये आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा 920,200। तो मैं ऊपर ले रहा हूँ इसमें 920,200, ये पीजीबीपी का इनकम। अब ऐसे कैसे आईएफओएस का इनकम, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में जाएंगे आईएफओएस के इनकम के लिए। तो चलिए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो 3 इनकम है, वो ले लीजिए एज इट इज। तो डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, $10,524। उसके बाद इनकम फ्रॉम यूटीआई 7,600, और उसके बाद ऑनोरियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ बुक्स 15,800। तो तीनों की टोटल कर दीजिए, ये आपके आईएफओएस का इनकम आ गया। तो तीनों की टोटल करिए 33,924, इसको आप ऊपर ले लीजिए 33,924। तो अब आप एक काम करिए 33,924 प्लस 920,200 प्लस 57,820, तो आपका ये इनकम कितना आया 1011944। हाँ भाई, अब आप एक काम करिए डिडक्शन ले लीजिए, जो जो डिडक्शन आपको मिलता है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब एक बात बताओ, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आपके कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे। तो एक तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश, तो उसका नहीं मिलेगा, तो मैं लिख लेता हूँ, पर लिख तो लेता हूँ कि नहीं मिलेगा। ATD मेडिकल प्रीमियम पेड इन कैश नॉट अलाउड। दूसरा आपका NSC वाला मिल जाएगा 10,000 का, यस 80C में। तो आपका टोटल 10,000 हो गया ये। तो 10,000 आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो 10,000 आप इसमें से लेस कर देते हैं, तो आपकी इनकम बनती है 100,1944। तो 100,1944 1944। अब आपको इस पे टैक्स भी निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये तो बड़ा सिंपल है। टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी किस पे निकालनी है 100,1944 पे। तो सबसे पहले अप टू आपका 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख 5%, 12,500। 5 लाख से लेके और 10 लाख तक 20%, 1 लाख। एंड 10 लाख से लेके एंड अप टू 1,1944 30%। सॉरी 10 लाख है, नॉट 1 करोड़, इट्स 10 लाख 1,940। कितना आ जाएगा 582। टोटल कर दीजिए 1,13,082। ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, दैट इज 4523। तो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा, नेट टैक्स पेबल आएगा 1,17,605। दैट इज बोल सकते हैं 1,17,610।
1,17,610, ठीक है। चलिए डन, कॉपी करिए। इसके लिए ना नोट्स लिख लीजिए दो आप। पहला नोट लिखिए, पहला नोट लिखिए, नोट लिखिए, पहला नोट लिखिए, बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, benefit received from client is taxable under the head PGBP as per section, taxable under the head PGBP as per section 28। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखिए, लिखो दूसरा नोट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार of rupees 2000, of rupees 2000 is fully allowed in the current previous year, is fully allowed in the current previous year, in the current previous year as assessee follow, as assessee follow cash system, as assessee follow cash system, as assessee follow cash system। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये है ना, आप ये लिख सकते थे जो सैलरी 30,000 का दिया, इसके लिए भी नोट लिख सकते हैं। लिखिए एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, 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 पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000, पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 in a single day to a single person in cash, in a single day to a single person in cash shall be disallowed, shall be disallowed, shall be disallowed। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर फॉरेन टूर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर फॉरेन टूर is allowed as deduction, is allowed as deduction, is allowed as deduction, is allowed as deduction, full stop। We have assumed that, we have assumed that this foreign tour is for the purpose of profession, this foreign tour is for the purpose of profession, for the purpose of profession। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी 17 है, जिसका मैं सॉल्यूशन अभी आपको खुद करके दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन आपको अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों का बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन बचे आपके पास, ऑब्वियसली आपके पास 10-12 क्वेश्चन बच गए करके, ठीक है। अगर आप 30 तक देखते हैं इधर, तो 30 तक देखते हैं, आई थिंक 28 हमने कर लिया था, 30 क्वेश्चन है टोटल, या सो 30 क्वेश्चन जो है उसमें से देखिए कुछ कुछ तो सिमिलर मिलेंगे, जैसे ये वाला है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कैश सिस्टम फॉलो, रिसिट एंड पेमेंट दे रखा है, तो आप डायरेक्ट मेथड से आपको पीजीबीपी का वगैरह इनकम निकालना है। बट इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन में करके और पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो मैं हाथ से करूंगा या मुझे आईसीआई का सॉल्यूशन मिला तो एज इट इज वो मैं दूंगा, जिससे आपको पता चल रही कि आईसीआई सॉल्यूशन कैसे करती है, ठीक है। सो गाइज आज मैंने आपको ये कंप्लीट कराया। अब एक और चीज समझना, आप लोगों का जो ये टॉपिक था ना, कौन सा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे आइए आप लोग। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला जो टॉपिक था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपका एक पॉइंट है जो रह गया था, जो मैंने आपको, क्योंकि लास्ट ईयर वाला लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें कराया नहीं था, एक पॉइंट था जो रह गया था। तो आ जाइए स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, एक छोटा सा पॉइंट है, नॉट मोर इंपोर्टेंट, ठीक है। आपको पता है मैंने एक बिजनेस लाइक कनेक्शन बताया था कि फॉरेनर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा अगर उसका इंडिया में कोई पर्सन है जो उसके बिहाफ पे क्या करता है, ऑर्डर लेता है, या उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, उसके बिहाफ पे क्या करता है वो, लाइक क्या बोलते हैं, उसके बिहाफ पे वो सब चीजें लाइक इंडिया में करता है करके, ठीक है, डिलीवरी करता है गुड्स का, वो मैंने बताया था।
अब एक चीज समझना, इन्होंने इस साल एक और चीज डाली कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है तो समझने की कोशिश करना। हाँ, तो देखिए, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ए डाली है सेक्शन 9(1) में, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होगा क्या? तो पहला, transaction in respect of any goods or service or property carried out by non-resident with any person in India including provision of download of data or software in India। अब एक बात बताओ, आपको पता है बहुत बार आप फॉरेन की वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते हो, फॉरेन की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और वो फॉरेन की वेबसाइट आपसे पैसा लेती है। अब वो फॉरेन वालों का कोई इंडिया में एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई पर्सन है नहीं, बट वेबसाइट है, उससे इंडिया वाले पर्सन है, वो उससे डेटा डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो फॉरेन वाली वेबसाइट उनसे कमाती है। तो फॉरेन वाली वेबसाइट है वो उनसे कमाती है और अगर पूरे साल में मिला के उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा कमाया, मींस उनका जो रिसिट है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस वेबसाइट का इंडिया में क्या हो जाएगा? बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा और उस पर इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ए ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 2 करोड़, तो ये ट्रांजेक्शन है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल पे आप गेम खेलते हो, जैसे पबजी वबजी खेलते हो, तो क्या वो कंपनियां तो फॉरेन की है, तो यहां पे इंडिया में क्या करते हैं, उनके यूजर है करके, ठीक है, इंडिया में उनके यूजर है, तो यूजर जब इंडिया में है और वो इनकम कमाती है, पता है पैसा, आपको गन खरीदनी होती है तो पैसा देना पड़ता है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या उनका भी इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगा क्या? बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा क्या? आंसर इज यस। लेकिन उसमें बोला है कि एटलीस्ट 3 लाख यूजर होनी चाहिए। अगर इंडिया में एटलीस्ट 3 लाख यूजर है इंडिया में, तो उस केस में उनका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो देखिए, systematic and continuous soliciting of business activity और engaging और interaction with the users in India, अगर उनके इंडिया में यूजर्स है, जैसे ये एप्लीकेशंस वगैरह जो रहती हैं जिनके यूजर रहते हैं इंडिया में करके, एग्जांपल के लिए मैंने बोला पबजी वगैरह जो गेम खेलते हैं तो गेमिंग के यूजर होते हैं, तो वो यूजर अगर एटलीस्ट 3 लाख या उससे ज्यादा है तो उस केस में उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, उससे ज्यादा ये नीचे जो दे रखा है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ किसी गुड से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विथ एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर वगैरह, और उसका जो रिसिट है, ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन बेसिक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। और दूसरा, अगर मान लो सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इंटरेक्शन विद द यूजर इन इंडिया करके, ठीक है, ये एप्लीकेशन के यूजर वगैरह होते हैं, अगर 3 लाख या उससे ज्यादा है तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहां पे आपका जो डीटी है इंटरमीडिएट का वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको लिखवा के कराए, और लिखवा के कराने के पीछे का एक रीजन था। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर डायरेक्टली बुक से ही करा लेते तो थोड़ा जल्दी हो जाता, अगर 50 लेक्चर लगे हैं तो आपके 40 ही लग जाते, बट नहीं, उसमें आपको याद इतना नहीं रहता। आप देखिए, आज कैपिटल गेन है, गिफ्ट है, हाउस प्रॉपर्टी, आज भी आप, जब मैंने यहाँ पे प्रोविजन बताए तो आपको याद आया कुछ ना कुछ, भले वो आपने 2-3 महीने पहले पढ़ा हुआ था तो भी आपके दिमाग में क्लिक किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमने लिख के किया था। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है करके, ठीक है, कि अब आप पढ़ाई करिए। देखिए मेरा काम पूरा हो गया यहाँ पे, अब आपका काम चालू होता है। एक तो मैं पीछे कुछ क्वेश्चन जो है 10-12 और करके बचे हैं, जो 10-15, उनके मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। आप एक काम करिए, जिस दिन आपका सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज हो जाए उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा। जब आपका सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज हो जाए उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को करिएगा। और मैं अब क्या करूंगा, मैं 10-15 दिन बाद मैं आपको टेस्ट पेपर्स दूंगा, और टेस्ट पेपर में बहुत सारे दूंगा, मैं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दूंगा कि 2 टॉपिक का ये टेस्ट पेपर, फिर 2 टॉपिक का ये, 2 टॉपिक का ये, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा ना टेस्ट पेपर के थ्रू। तो मैं टेस्ट पेपर दूंगा और फिर उसका सजेस्टेड आंसर भी आपके लिए डाल दूंगा, तो उससे आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी बुक में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, तो एमसीक्यूज हमको करने हैं क्या? देखो अभी मत करो, आप जैसे ही रिवाइज कर लेते हो एक बार पूरा सिलेबस, एक बार, अब आप जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा ना उसके बाद आप ये एमसीक्यूज कर लेना। और एमसीक्यूज के मैंने सेट दे रखे हैं, जो आईसीआई वाले एमसीक्यूज है वही सब मैंने दे रखे हैं, आईसीआई के जो आरटीपी एमटी में पूछे वो भी दे रखे हैं, और फिर मैंने सीरीज बना के भी दे रखे हैं अलग अलग। तो आप ऐसे टारगेट रखने का कि एक पार्ट आज करना है, फिर कल करना है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अगले दिन करना है, वैसा। और मैं मोस्टली तो एमसीक्यूज क्या करूंगा, आपके टेस्ट पेपर में ये सब कवर कर दूंगा। जो मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, मैं आपको अप्रोक्स, मेरे को जहां तक लग रहा है, मैं 5 to 6 पेपर्स आपको दूंगा। तो जब मैं 5 to 6 पेपर्स दूंगा अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड करके वगैरह, तो उसमें आपके ऑलमोस्ट एमसीक्यूज है ये कवर हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि जब आप पेपर सॉल्व कर दो तो एमसीक्यूज यहाँ से देख लो, ऐसा नहीं, मैं उल्टा सुल्टा करूंगा, कुछ ना कुछ मैं चेंज करके दूंगा जिससे आप कॉपी ना कर पाओगे, ठीक है।
सो गाइज थैंक्स अलॉट, आपको पढ़ा के सच्ची बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं नॉर्मली फाइनल को पढ़ाता हूँ ज़्यादा, आपने देखा होगा आपके बड़े भाई वगैरह वो मेरे स्टूडेंट रहे होंगे, या आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा कि बीवी सर है वो फाइनल में पढ़ाते हैं, तो फाइनल लेकिन मुझे आईपीसीसी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं हर चीज़ आपको लॉजिक से बताई, गिफ्ट से लेके ब्लैक एंड वाइट से लेके हर चीज़ मैं आपको लॉजिक से बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है। मैंने आपको हर चीज़ है वो रीजनिंग बेसिस पे दी करके, ठीक है। जिनका वो सैलरी का एक लेक्चर बाकी रह गया था वो मैंने अपलोड कर लिया है, अब आप जाके वो देख सकते हैं करके, ठीक है। सो गाइज बस मैं तो यही बोलूंगा, देखिए आप लोगों को देखो, अपनी जो फैमिलीज रहती है ना, अपनी फैमिलीज में 60% प्रॉब्लम फाइनेंशियल रहती है, कि अपने घर में पैसे की प्रॉब्लम रहती है, पैसे की तंगी रहती है, बिकॉज हम सब मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं। और वो सॉल्व तभी हो सकती है जब आप सीए बनोगे, तो भैया लगा लो अपनी पूरी लाइफ करके, ठीक है। मीन्स आप में जितनी पावर है ना उतनी पावर लगा दो, देखो रिजल्ट कितना भी रहे, कैसा भी रहे, पेपर कैसा भी आए करके, ठीक है। पेपर कैसा भी है, अब आपको मैं बताऊं, इतना पढ़ने के बाद जो बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था, दैट इज द दिसंबर 2021 का, अब आप सॉल्व करने जाना, आपसे सब सॉल्व हो जाएगा, आपसे सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है एक दो पॉइंट में उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पुट किए थे, बहुत सारी जगह उन्होंने क्वेश्चन डेटा ही गलत पुट किया था करके, ठीक है, जो कि सही नहीं है ऑब्वियसली, बट उन्होंने गलत गलत क्वेश्चन ही फ्रेम किए थे, बट आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे आपसे सब चीजें इजीली आपकी हो जाएगी। और टीडीएस टीसीएस वगैरह तो सब मैंने आपको क्लास में ही करा दिया था करके, ठीक है। तो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, और लाइक हम मिलते रहेंगे करके, बिकॉज आप फटाफट सीए फाइनल में आओ, फिर सीए फाइनल में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सीए फाइनल में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कमिश्नर कैसे काम करते हैं, एओ कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम सीए फाइनल में सीखेंगे। तो जब हम सीए फाइनल में आप आओगे तो इनकम टैक्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे आगे जो है वो हम सीए फाइनल में ट्रांसफर प्राइसिंग, फॉरेन टैक्सेशन से रिलेटेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो दैट इज़ द अमेजिंग थिंग, बहुत अच्छा लगेगा जब आप सीए फाइनल में आओगे तब। और आई विश आप फटाफट सीए फाइनल में आ जाओ, पहले अटेम्प्ट में बस क्रैक करना है, ये आपका एम होना चाहिए। तो गाइस प्लीज़ आप इसको करिए और पूरा मेहनत लगा लीजिए। मैं आपको अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी मानते हो, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर मेरे को मानते हो, ठीक है, एज अ भाई मानते हो मेरे को, तो बड़े भाई की ये एडवाइस है। देखो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया, मैं भी कोई इतना स्कॉलर था नहीं, बट मैंने भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ दिया करके, ठीक है। और वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, हार्डवर्क से। देखो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उसको भी ओवरकम हार्डवर्क कर लेता है। अगर वो टैलेंटेड लोग हार्डवर्क करना बंद कर दे, तो हार्डवर्क जो होता है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये सीए का एग्जाम है, ये कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है जहां पे 2 दिन पढ़ के पास हो जाए, या कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पे आप 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हो जाओ। यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ेगी, उन सब चीज़ों को छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। अब अपन मिलेंगे रिविजन लेक्चर में, यूट्यूब पे मैं आपके लिए रिविजन लेक्चर डालते रहूंगा, और वो रिविजन लेक्चर आप जैसे ही, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, रिवाइज करते टाइम रिविजन लेक्चर सुना, फिर आपने फटाफट अपनी बुक से क्वेश्चंस वगैरह देख लिया, उसके बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट, और टेस्ट पेपर में डालूंगा, वो आप टेस्ट दे दिया, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द सीए फाइनल करके, ठीक है। चलो बाय।